नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। इस यूनिट में आपको 50 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यूनिट हम 2 पार्टों में पूरी करेंगे। इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन हैं वो या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर वो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए चुने जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ हम विस्तृत रूप से इन आंसरों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनानी शासक सेल्यूकस ने किसे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था किसको, वो आपको बताना है। डायमेक्स, निकेटर, मेगास्थनीज, हेनसांग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किसे भेजा था? तो वो भेजा था मेगास्थनीज को। डायमेक्स जो थे वो यूनानी शासक थे और उन्होंने एंटियोकस प्रथम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में गया था। हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। शिशुनाग वंश का प्रथम व अंतिम शासक कौन थे? प्रथम शासक था शिशुनाग व अंतिम शासक था नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु पुराण बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो यहाँ बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसको वायु पुराण में क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स, भद्रसार, सिंहसेन, विष्णुगुप्त। तो इनको कहा गया है भद्रसार, जो वायु पुराण में कहा गया है। अमित्रोचेट्स जो कहा गया है ये यूनानी लेखकों ने इनको कहा है। सिंहसेन इनको जैन ग्रंथ में बताया गया है। मिस्र शासक फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को राजदूत बनाकर इनके दरबार में भेजा था। अब देखते हैं, नंदवंश का प्रथम शासक तो था महापद्म नंद और नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के समय कलिंग का शासक कौन था? अशोक का जो कलिंग युद्ध है वह बहुत प्रसिद्ध है। तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? घनानंद, नंदराज, राजाराम, घटोत्कच। तो घनानंद तो अभी आपने पढ़ाई है, नंदवंश का अंतिम शासक था। कलिंग का शासक था नंदराज। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। घनानंद जो था वो अंतिम नंद शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश की नींव डाली थी। रुमिंदेई अभिलेख के अनुसार अशोक ने जो भूमिकर था उसकी दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बढ़ाकर है, मगर ये घटकर है। जैसे जैसे बट्टे वाली संख्या बड़ी होती जाएगी तो वो घटता चला जाएगा। तो घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविकों के लिए नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो वो बताना है, आजीविकों के लिए करवाया था नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक ने, कुणाल ने, जलोक ने या फिर दशरथ ने। तो नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करने वाले थे दशरथ, जो अशोक के पुत्र थे। अशोक के बेटे कुणाल, अशोक के बेटे कुणाल का पुत्र है जिसने वापी, गोपी,
ठीक। और अशोक ने बारबरा की गुफाओं में सुदामा, चपार, विश्व झोपड़ी और कर्ण गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आजीविकों के लिए एक तो अशोक ने गुफाएं बनवाई थी और एक दशरथ ने। कुणाल जो था वो दिव्यदान में धर्म व विवर्धन कहलाया था। राजतरंगिणी के अनुसार जलोक जो था वो कश्मीर का शासक था। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक के द्वारा की गई थी। शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो वो उज्जैन व तक्षशिला का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ मौर्य प्रशासन से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, उसमें आपको असत्य कथन बताना है। पहला है, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों को महापात्र कहा गया है। इंडिका के अनुसार नगर 6 समितियों में बटा हुआ था। सिद्धाध्यक्ष कृषि से संबंधित कार्य देखता था। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन 2। केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों को महापात्र ना कहकर तीर्थ कहा जाता था, जबकि अध्यक्ष जो होते थे वो महापात्र कहलाते थे। 7 अंग जो बताए थे कौटिल्य ने राज्य के, वो कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये 7 अंग राज्य के जो कौटिल्य ने बताए। फिर 6 समितियाँ कौन कौन सी हैं? इंडिका के अनुसार, इंडिका इसकी करती थी मेगास्थनीज की। तो इसमें उद्योग निरीक्षण से संबंधित समिति, विदेशियों की सुरक्षा से संबंधित समिति, जन्म मरण का लेखा जोखा से संबंधित समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित समिति, निर्मित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने से संबंधित, और विक्रय वस्तु का 10वां भाग कर के रूप में वसूलने से संबंधित समिति। तो ये इनसे संबंधित समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय किस न्यायालय में होता था? धर्मस्थल, कंटक शोधन, द्रोणमुख या फिर स्थानिक में। तो ये जो न्यायालय के ये प्रकार हैं। तो यहाँ पूछा है राज्य और व्यक्ति के मध्य विवाद, तो वो होता था कंटक शोधन न्यायालय में। ऑप्शन 2 इसका राइट है। फौजदारी अदालत जो होती है वो उसमें 3 तो प्रदेष्ट्री होते हैं और 3 अमात्य होते हैं। दीवानी जो अदालत है ये धर्मस्थल स्थिर के रूप में कार्य करती है। इसमें चोरी जिसको सास कहते हैं उससे संबंधित मामले आते हैं। धर्मस्थ में इसमें क्या होते हैं? 3 धर्मस्थ होते हैं और 3 अमात्य होते हैं। सभी में 6 व्यक्ति होते हैं। द्रोणमुख जो है ये ग्राम न्यायालय के ऊपर स्थित रहता है। स्थानिक जो है ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो यहाँ चारों ऑप्शनों के बारे में चर्चा हो चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक के अभिलेखों में रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक ने मोगली पुत्र तीस के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की सफलताओं का वर्णन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन ने जिसका वर्णन किया वो थे समुद्रगुप्त।
सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम उल्लेखित इन्होंने करवाया था। कविराज व संगीतज्ञ, विष्णु भक्त व विजित क्षेत्रों के 5 समूह में इन्होंने विभाजन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था जो 319 ईसा पूर्व में चलाया गया था। वह महाराजा धीराज की पदवी चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। स्कंदगुप्त जो थे वो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धारक थे। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अशोक का जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है वो है 7वां स्तंभ लेख और सबसे छोटा जो अभिलेख है वो है रुमंदेई अभिलेख। स्कंदगुप्त ने किसे हराया था, किसको पराजित किया था? हुण, शक, वाकाटक या कोई नहीं? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। जूनागढ़ अभिलेख में ये बात कही गई है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती की शादी रुद्रसेन वाकाटक से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल समाज के बारे में सत्य कथन नहीं है। 3 तो गुप्त काल से संबंधित हैं और 1 नहीं है। पहला है, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वर्ण का आधार जन्म था। स्त्रियों का स्थान गौण था। स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन 3। जो गलत है वो है ऑप्शन 3। स्त्रियों का स्थान गौण न होकर क्या था, मुख्य था। तो इसमें यही बात गलत है। स्त्रियों का स्थान मुख्य था। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था परंतु पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी। फिर कुछ मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने केवल सोने के सिक्के चलाए थे। एरन लेख मालवा में ये बात मालूम पड़ती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। तो समुद्रगुप्त ने सोने के और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शासन प्रबंध कैसा था? प्रांत जो थे वो भुक्ति कहलाते थे। प्रांत प्रधान जो था वो उपरीक कहलाता था। जिला जो था वो विषय कहलाता था। पुलिस अधिकारी जो थे वो दंडपाशिक कहलाते थे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रधान गोप्ता कहलाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख मथुरा में गुप्त संवत 61 को मिला था और अंतिम जो सांची का लेख इन्होंने लिखवाया था वो गुप्त संवत 93 में रचित माना जाता है। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए थे तथा प्रथम बिलशद जो गुप्त संवत 96 में रचित था, ये कुमारगुप्त द्वारा ही रचित था। अंतिम जो गुप्त शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त शासकों के सिक्कों का सबसे बड़ा खजाना जो प्राप्त हुआ है वो बयाना भरतपुर से मिला है। न्याय व्यवस्था जो थी वो पूग, नगर व कुल होता है एक ही जाति। तो ये न्याय व्यवस्था इस पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समकालीन चालुक्य शासक था। तो यहाँ चालुक्य शासक कौन सा था जो हर्षवर्धन के समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठ। तो जो हर्षवर्धन के समकालीन था वो था पुलकेशिन द्वितीय। 620 ईस्वी में हर्ष की सेना को नर्मदा नदी के तट से पुलकेशिन द्वितीय ने खदेड़ा था। विक्रमादित्य ने
पल्लवों द्वारा खोई शक्ति को फिर से प्राप्त किया था। सोमेश्वर प्रथम ने चोल महाराजा धीराज को कोप्पन के युद्ध में हराया था। विक्रमादित्य सिक्स ने कवि विल्हण विक्रमांक देवचरित को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अरब यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक की गणना विश्व के 4 महान शासकों में की थी? तो अरब यात्री सुलेमान ने एक राष्ट्रकूट शासक ऐसा है जिसकी गणना विश्व के 4 महान शासकों में की है। दंतेदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या अमोघ वर्ष। तो आपको बताना है वो कौन सा शासक था। तो वो था अमोघ वर्ष। मान्यखेत को राजधानी इन्होंने बनाया था। जो ऑप्शन ए दंतेदुर्ग है, इन्होंने 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करके नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वत्सराज को हराया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 5 रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो 5 रथ मंदिर जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। उनका निर्माण किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव या फिर पाल। तो 5 रथ मंदिरों का निर्माण पाल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। पाल वंश नहीं, पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। इसमें गलती हो गई है, पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। ये विष्णु व शिव के उपासक माने जाते हैं तथा महाबलीपुरम नगर की इन्होंने स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी को नागभट्ट प्रथम ने की थी। याज्ञवल्क्य के स्मृति की मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा बंगाल में की गई थी। 10वें पाल शासक नयपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिशा को तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भेजा था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। किस चोल शासक ने तंजौर में भगवान शिव का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया? तो यहाँ चोल शासक दिए गए हैं, तो उस चोल शासक का नाम बताना है जिसने तंजौर में भगवान शिव का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया। तो वृद्धेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से। आदित्य, राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, राजा राम प्रथम, करी काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम प्रथम ने तंजौर में भगवान शिव का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया। राजधानी तंजौर में ये मंदिर बनवाया गया है। आदित्य जो ऑप्शन 1 में दे रखा है, आदित्य ने पल्लव राजा अपराजित को हराया था। राजेंद्र प्रथम जो ऑप्शन 2 में है, इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। करिकाल जो ऑप्शन 4 में है, इसने चोलों की राजधानी उरगपुर को कावेरी पत्तनम ये ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? चरक जो एक चिकित्सक थे, नागार्जुन जो एक गणितज्ञ थे, अश्वघोष एक बौद्ध भिक्षु थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। तो इसमें 3 तो कनिष्क से संबंधित थे, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष। जो कनिष्क से संबंधित नहीं था वो था
आर्यभट्ट ये कनिष्क से संबंधित नहीं है। ये गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं, जिसने दशमलव पद्धति की खोज की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था और कुषाण शासक कनिष्क के यहाँ इनके अलावा पार्श्व व सुमित्र भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगकोरथोम वैष्णव मंदिर जो कंबोज में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया है? अब ये एक बात तो ये पता चलती है, अंगकोरथोम जो मंदिर है ये विष्णु से संबंधित है और ये कहाँ पर है? कंबोज में है। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया या जयवर्मा सप्तम ने करवाया या भद्रवर्मा ने करवाया या श्रुतवर्मन ने करवाया? तो इस वैष्णव मंदिर का निर्माण जयवर्मा सप्तम ने करवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय जो हैं इन्होंने कंबोज में अंगकोर वाट विष्णु मंदिर बनवाया। तो अंगकोर वाट में जो विष्णु मंदिर है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। भद्रवर्मा ने चंपा वियतनाम में मायसन मंदिर बनवाया था। ये भद्रवर्मा ने मायसन मंदिर बनवाया था चंपा में। श्रुतवर्मन लवदेश लाओस का प्रथम राजा था। नेक्स्ट है, रचना और रचनाकार से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? एक साइड में रचना दे रखी है, एक साइड में रचनाकार, उसमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है, या फिर एक सही है और 3 गलत है। असंगत का मतलब यही होता है, या तो 3 गलत 1 सही या 3 सही 1 गलत। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त, किरातार्जुनीयम के रचनाकार भास, दशमलव प्रणाली के रचनाकार आर्यभट्ट। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। किरातार्जुनीयम जो रचना इसके रचयिता भास ना होकर भारवी है और भास ने सौपनवासवदत्ता ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का वो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, ना कि अर्थ से संबंधित। धर्मरत्न और मातंग नामक 2 भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ कौन ले गया था? तो ये 2 बौद्ध भिक्षु हैं, धर्मरत्न और मातंग। इनको भारत से बाहर कौन लेके गया था? तो सम्राट जो चंपा सम्राट श्रीमार था वो लेके गया, या तिब्बत सम्राट शोशांग नेम्पो लेके गया, या चीनी सम्राट मिंगती लेके गया, या श्रीलंका सम्राट तिस लेके गया। तो इन दोनों को, धर्मरत्न और मातंग को, चीनी सम्राट मिंगती अपने साथ ले गया और ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु थे। लगभग 65 ईस्वी में ये अपने साथ लेके गया था। श्रीमार प्रथम हिंदू सम्राट माने जाते हैं जो चंपा के हैं। नेम्पो जो ऑप्शन 2 से संबंधित है, नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध बनाए थे। तिस जो ऑप्शन 4 में है उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो कल्याणी माना जाता है, कल्याणी तेलप। और द्वितीय जो है कल्याणी तेलप द्वितीय वातापी जयसिंह और वेंगी विष्णुवर्धन, ये चालुक्य वंश के संस्थापक है। कल्याणी वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय है, वातापी वंश का शासक जयसिंह है और वेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है। सम्राट हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसमें सम्राट हर्ष द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नाग
नंद। तो इसमें हर्ष द्वारा रचित नहीं है, वो है हर्षचरित। हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। ये बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। हर्ष ने थानेश्वर को अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। तो हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थी कन्नौज। जयदेव जो गीत गोविंद के रचयिता थे, उन्होंने हर्ष को कालिदास व भास की भांति महाकवि माना था। नेक्स्ट है रतन सागर, रत्नादही और रत्न रंजक। ये क्या हैं? ये एक प्रकार के कर हैं या फिर विद्यालय हैं या पुस्तकालय हैं या फिर मंदिर हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? तो ये पुस्तकालय हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म प्रचार के लिए छात्र विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे। फिर आगे देखते हैं भितरगांव जो कानपुर में है। ये मंदिर जो है ये मूर्ति विहीन मंदिर है। यहाँ किसी भी देवता की कोई भी मूर्ति नहीं है। भितरगांव कानपुर के मंदिर में। ब्रह्मगुप्त जो भीनमाल के निवासी थे, उन्होंने ब्रह्मस्फुट ग्रंथ लिखा। रामायण महाभारत को अंतिम रूप इसमें दिया गया था। बाघ मध्य प्रदेश की गुफाएं जो हैं वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये अधार्मिक है। महाअक्सपटलिक जो था वो भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक किस वंश का राज्य विस्तार था? तो ये आपको बताना है नर्मदा से कृष्णा नदी तक। चालुक्य वंश का, चोल वंश का, पल्लव वंश का या फिर राष्ट्रकूट वंश का? तो ये था चालुक्य वंश का। कहाँ से कहाँ तक? नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक। चोल का जो साम्राज्य था वो कृष्णा नदी से कावेरी नदियों के मध्य था। और चोल जो आदित्य प्रथम थे, उन्होंने पल्लवों के वंश का अंत करके कांची पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट कन्नौज में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है। तो यहाँ इसमें कौन सा असत्य कथन नहीं है? मतलब इसमें 3 तो असत्य हैं और 1 कथन सत्य है। तो वो सत्य कथन कौन सा है वो आपको छांटना है। हर्ष का राज्य प्रांतों, भुक्तियों और विषयों मतलब जिलों में बटा था। चोल राज्य राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में बटा था। पल्लवों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। गंगेकोंड की उपाधि चोल शासक विजयालय को मिली थी। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ऑप्शन 1, हर्ष का जो राज्य था वो प्रांतों, भुक्तियों और विषयों में बटा था। राष्ट्र, कोट्टम, ग्राम जो थे ये चोल से संबंधित ना होकर पल्लव से संबंधित थे। चोलों से संबंधित थे मंडल, नाडु। और कन्हेरी और वल्लभी विश्वविद्यालय राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। गंगेकोंड की उपाधि विजयालय को न मिलकर राजेंद्र प्रथम को यह उपाधि मिली थी। विजयालय ने 864 ईस्वी में चोल राज्य का विस्तार किया था। पेंगन का आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है पेंगन का आनंद मंदिर। जावा, म्यांमार, श्याम, लाओस। तो जावा का जो पेंगन मंदिर है ये म्यांमार में स्थित है। जावा में लारो जंगरंग मंदिर स्थित है। श्याम में
महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी उसकी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। लाओस में भद्रेश्वर मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट है असंगत युग में बताना है। श्याम थाईलैंड का पुराना नाम है, या श्याम थाईलैंड का नाम है। चंपा अनाम या वियतनाम के नाम है। बर्मा सुमात्रा से संबंधित है, या फिर जावा इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इसमें जो बर्मा है वो सुमात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि म्यांमार से संबंधित है। सुमात्रा बोलते हैं इंडोनेशिया, और कंबोडिया जो है ये फुनान से संबंधित है। बाली जो है ये इंडोनेशिया से संबंधित है। बोर्निया जो है ये बक्कलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान ने किस शासक के बारे में लिखा था कि उसकी प्रजा सुखी है? चांडालों के अतिरिक्त कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, और लोग घरों के ताले भी नहीं लगाते हैं। तो ये फायान ने किसके बारे में कहा है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये कहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उज्जैन को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। कुमारगुप्त को अंतिम समय में पुष्यमित्रों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को, मौर्य काल को, या वर्धन काल को, या इनमें से किसी को नहीं। तो भारतीय इतिहास की कला व संस्कृति का जो युग माना जाता है वो माना जाता है मौर्य गुप्त काल को। मौर्य काल को माना जाता है भारतीय मूर्तिकला का युग। तो मूर्तिकला का युग आ जाए तो मैं याद रख लेना, मौर्य काल मूर्तिकला। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल, जो कला संस्कृति से संबंधित है। इसी के साथ आज का ये पार्ट फर्स्ट हम समाप्त करने जा रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही पार्ट सेकंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।